Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. I am Vikas Ranjan, PGT Biology from KVUNGC Ankleshwar. We are discussing human reproduction. In last video lecture, we have studied about male and female reproductive organs and their functions. Today, we have to study gametogenesis. What is gametogenesis? The formation of gametes. In human being, the male gamete is sperm, which is formed inside testis, and the female gamete is ova या egg, which is formed inside ovary. So we have to see how these gametes are formed. The process of formation of gametes, this process is known as gametogenesis. In gametogenesis, first of all, we have to see spermatogenesis. Then, how can we define the term spermatogenesis? The formation of sperm from the germ cell in the testis is called spermatogenesis. It clearly indicates that the formation of sperm inside the testis is called spermatogenesis. द प्रोसेस बिगिंस एट प्यूबर्टी. ये प्रोसेस स्टार्ट कब होगा? जब मेल प्यूबर्टी की स्टेज को अटेन कर लेगा. व्हाट इज़ प्यूबर्टी? द स्टेज इन लाइफ साइकिल एट विच अ पर्सन अटेन्स reproductive capacity. This stage of life after adolescence period is known as puberty. So spermatogenesis begins at puberty. Spermatogonia present in the lining of seminiferous tubules undergo mitotic division to increase their number. लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था. वहाँ पर सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होगा. ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा, यानी यहाँ पर जो डिवीज़न होगा वो याद रखना है आपको, माइटोटिक डिवीज़न होगा, यानी माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के द्वारा सेल्स की नंबर को इंक्रीज़ किया जाएगा. आपने पढ़ा है माइटोसिस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक मदर सेल से दो से डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा एंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन सेम, यानी मदर सेल्स में जितने भी क्रोमोजोम होंगे डॉटर सेल्स में भी क्रोमोजोम का नंबर उतना ही होगा. Each spermatogonium is a diploid 2n which contain 46 chromosome. यहाँ पर आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड के बारे में भी थोड़ा सा समझना है. आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा. अगर किसी सेल में क्रोमोजोम पेयर्ड है, यानी 2n के फॉर्म में है, देन द सेल इज कॉल्ड डिप्लॉयड. बट अगर किसी सेल में क्रोमोजोम सिंगल सेट के रूप में प्रेजेंट है, यानी n प्रेजेंट है केवल, देन द सेल इज कॉल्ड हैप्लॉयड. तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि स्पर्मेटोगोनियम कैसा सेल होगा? डिप्लॉयड सेल होगा, यानी 2n यानी क्रोमोजोम का सेट प्रेजेंट होगा वहाँ पर. इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बिकम्स लार्जर एंड कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. स्पर्मेटोगोनिया का इनर लेयर जो होगा वो लार्जर होगा, यानी कुछ सेल्स नॉर्मल सेल्स से बड़े होंगे, लार्जर साइज के हो जाएंगे, एंड दे आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. उनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे. नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस 1. अभी हमने देखा था स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस हुआ था. अब यहाँ पर क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 1 होगा, और टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉयड यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. मियोसिस 2 स्टेज में होगा. मियोसिस 1 के अंदर 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, लेकिन क्रोमोजोम नंबर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 2n से n हो जाएगा. और अब जो सेल फॉर्म होगा उसको हम नाम देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा. अब जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनको हम नाम देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट.
डिफरेंस क्या होगा, जहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 2n के फॉर्म में था, अब यहाँ पर ये केवल n होगा, यानी ये हैप्लॉइड सेल होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होगा, एक हैप्लॉइड सेल होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड सेल है, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा, एक हैप्लॉइड सेल होगा। नाउ ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस 2 टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। आपने क्लास 11th में मियोसिस डिटेल में पढ़ा है, एक बार आप फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको मियोसिस के स्टेजेस अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड स्टेज का मियोसिस होगा, और अब फिर से 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे एंड उनका नाम होगा स्पर्मेटिड्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 के बाद जो सेल बनेगा वो कहलाएगा स्पर्मेटिड्स। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूसेज 4 स्पर्मेटिड्स। आपने देखा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो था डिवाइड हुआ था, उससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने थे। अब दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होंगे और दोनों से 2 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स कितना हो गया, 4। यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। Spermatids transformed into a spermatozoa, that is sperms, by the process called spermiogenesis। आपको प्रोसेस का नाम याद रखना है कि स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटिड्स अभी बने थे अब वो ट्रांसफॉर्म्ड होंगे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म के फॉर्म में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। द स्पर्म हेड एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने सर्टोली सेल के बारे में पढ़ा था कि इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। तो स्पर्म के जो हेड होंगे वो एम्बेडेड होंगे सर्टोली सेल में। किस लिए एम्बेडेड होंगे, ताकि उनको वहाँ से न्यूट्रिशन मिल सके। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो अगर स्पर्म अब सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो रहा है देन द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो कई सारे टर्म्स हैं, मिलते जुलते टर्म्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, हर टर्म्स को अच्छे से देखना है सेपरेटली और उसकी डेफिनीशन आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, दिस इज द डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ देखिए ये स्पर्मेटोगोनियम है, दिस वन इज स्पर्मेटोगोनियम, ये सर्टोली सेल है। अब इसी में से कुछ सेल जो लार्जर साइज़ के हो जाएंगे, स्पर्मेटोगोनियम में से ही कुछ सेल जो लार्जर साइज़ के हो गए उनको हम क्या नाम देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाम देंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में माइटोसिस होगा, बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में अब मियोसिस होगा, बनेगा स्पर्मेटिड्स, और ये स्पर्मेटिड्स फाइनली स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। ये डायग्राम आपसे पूछा जाता है। सेकंड डायग्राम ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर देखिए ये है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस होगा, स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस होगा, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, बनेगा एक लार्जर स्पर्मेटोगोनियम। अब यहाँ पर इसको हम जो लार्जर स्पर्मेटोगोनियम होगा उसको नाम देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा, बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होगा, बनेंगे 4 स्पर्मेटिड्स, और ये स्पर्मेटिड्स आगे ट्रांसफॉर्म्ड होंगे और बना देंगे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। तो ये डायग्राम आपको, ये दोनों ही डायग्राम आपको अच्छे से समझना है और याद रखना है। यहाँ पर एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज़ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि
हार्मोन कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे अच्छे से समझना है। द प्रोसेस इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स रिलीजिंग हार्मोन विच इज़ नोन एज GnRH। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होगा ये प्यूबर्टी अटेन करने के बाद स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा प्यूबर्टी अटेन करने के बाद, गेन करने के बाद? क्योंकि सिक्रीशन होगा गोनाडोट्रोफिन्स रिलीजिंग हार्मोन का। अब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, कहाँ से ये रिलीज होगा ये जरूर याद रखना है आपको। ये रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से एंड स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये GnRH यानी जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, जो 2 गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज करेगा, टू सिक्रीट 2 गोनाडोट्रोफिन्स एंड दीज आर, फर्स्ट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH के नाम से जानते हैं, एंड सेकेंड वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो FSH के नाम से जाना जाता है। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा वो 2 गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज करेगा, वन इज नोन एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड अनदर वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। अब LH और FSH क्या काम करेगा? तो LH एक्ट्स ऑन लीडिंग सेल्स लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, जहाँ से एंड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। तो LH एक्ट्स ऑन लीडिंग सेल एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजेंस। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल्स के ऊपर काम करेंगे और ये स्टिमुलेट करेंगे सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजेंस को। अब एंड्रोजन क्या करेगा? तो एंड्रोजन स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एंड्रोजन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। FSH का काम देखिए, तो FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स के ऊपर ये काम करेगा एंड स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन अदर वे। तो दिस वन इज़ द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर जो भी हार्मोन्स के नाम आए हैं उनका फंक्शन, कौन सा हार्मोन किसके ऊपर काम करेगा, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है और समझना है। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है और कैसे हार्मोन्स उनको कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होगा स्ट्रक्चर में? तो एक हेड, नेक, अ मिडिल पीस एंड टेल। दैट मीन्स स्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट्स, दैट मीन्स हेड, neck, middle piece and tail. Whole body of a sperm surrounded by plasma membrane. ये जो पूरी बॉडी होगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगी। The sperm head contain an elongated haploid nucleus. स्पर्म के अंदर, हेड के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, यानी वहाँ पर क्रोमोसोम N फॉर्म में होंगे, 2N नहीं होगा। 2N होता तो डिप्लॉयड होता, लेकिन केवल N होगा, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। इसीलिए स्पर्म, चूँकि ये क्या है, एक गैमीट है, और गैमीट मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, आइदर स्पर्म हो या ओवा हो, दोनों ही कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो इसीलिए लिखा गया कि द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अबव द न्यूक्लियस अ कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉल्ड एक्रोजोम। एक हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोजोम। द एक्रोजोम कंटेन्स एंजाइम। एक्रोजोम्स में एंजाइम प्रेजेंट होंगे विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। एक्रोजोम के अंदर जो एंजाइम्स होंगे, जब स्पर्म ओवम के पास पहुंचेगा तो ये एक्रोजोम रप्चर हो जाता है, फट जाता है, और यहाँ से जो एंजाइम्स रिलीज होती है ये ओवा के मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। तो एक्रोजोम के अंदर जो एंजाइम होगा वो क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन, इट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ओवम के फर्टिलाइजेशन के दौरान ये उसको हेल्प करेगा। द मिडिल पीस
contains mitochondria which provide energy for movement of tail that facilitate sperm motility. स्पर्म जब रिलीज़ किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तो उसे स्विम करके जाना होता है फैलोपियन ट्यूब में, और स्विमिंग में टेल की काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है। अब जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और आपने पढ़ा है कि एनर्जी रिलीज़ किया जाता है किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा और टेल की मूवमेंट होगी ताकि स्पर्म स्विम करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाए वहाँ, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सके। ओके, ह्यूमन मेल इजैक्युलेट्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग कॉर्टियस या सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स मेल काफ़ी ह्यूज नंबर में, वन इजैक्यूलेशन में जो स्पर्म का नंबर होता है वो काफ़ी ह्यूज नंबर होता है। देखिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज़ करता है। 60% मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। फर्टिलाइजेशन के लिए ये कंडीशन है कि जितने स्पर्म रिलीज़ हुए उनमें से 60% का जो शेप एंड साइज है वो नॉर्मल होना चाहिए, एबनॉर्मल साइज़ का नहीं होना चाहिए, एंड 40% उनमें से 40% में विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स वो हाईली मूव कर सकें, उनमें मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो स्विम करके ओवा तक पहुंच सकें जो कि फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होगा। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स enters into accessory ducts. On their way, fluids from seminal vesicle and prostate glands added, which collectively called semen. यानी कि इजैक्यूलेशन में जो फ्लूइड आता है बाहर उसे हम सीमेन के नाम से जानते हैं। इसमें दो चीज़ें होंगी, फ्लूइड्स होंगे प्रेजेंट जो सेमाइनल वेसाइकल्स से होंगे और अदर ग्लैंड से होंगे, वो फ्लूइड्स होगा, प्लस साथ में स्पर्म होगा। दोनों के मिक्सचर को हम क्या नाम देंगे? सेमेन। द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। याद रखना है आपको कि द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। ये एंड्रोजन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अब आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यहाँ पे देखिए, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है उसका। यहाँ पर आप देखेंगे ये पोर्शन जो कहलाएगा ये कहलाएगा हेड, ये हेड पार्ट है। इसमें ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्रोजोम है, ये एक सराउंडेड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर क्रोमोजोमल मटेरियल होगा, यानी n सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होंगे, हैप्लॉइड सेल होगा। दिस वन इज़ कॉल्ड नेक। इसके बाद ये मिडिल पीस है जिसके बारे में आपने पढ़ा था कि मिडिल पीस में ये माइटोकॉन्ड्रिया होंगे जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा फॉर स्विमिंग। और दिस लॉन्ग पार्ट इज कॉल्ड टेल विच हेल्प्स इन स्विमिंग ऑफ स्पर्म। तो दिस वन इज़ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आपको ये डायग्राम याद रखना है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है ये डायग्राम। तो स्टूडेंट्स अभी हमने इस वीडियो लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, स्पर्म का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, स्पर्म कैसा होगा, कौन कौन से पार्ट होंगे, किस पार्ट का क्या फंक्शन होगा। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पार्ट है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे oogenesis की। तो व्हाट इज oogenesis? द फॉर्मेशन ऑफ ओवा फ्रॉम ओवेरी, दिस प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग